Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Jameel. My roll number is 21101009-015 and I am student of MSCS first semester University of Sialkot. Today we are going to review website. Today we are going to evaluate the website of University of Poonch Rawalakot. Actually, we will be discussing heuristic evaluation regarding this website. तो इस वेबसाइट को का रिव्यू या इसकी एवेल्यूएशन या इसकी ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बैड पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इन बैड पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम मोस्टली जो इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं वो हम इस चीज़ को जहन में रख के करते हैं कि एक वेबसाइट को देखने वाला हर व्यूअर ज़रूरी नहीं कि वो एक टेक्निकल व्यूअर हो, वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखता हो। इट माइट बी पॉसिबल कि वो एक लेमैन हो, तो हमने इसको उस पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करना है। तो बैड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एंड द फर्स्ट बैड पॉइंट इज़ font size is not appropriate, not readable for many viewers। अगर आप इस वेबसाइट के होम पेज पर देखें तो आपको राइट साइड पे उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल भी रीडेबल नहीं है, उस फॉन्ट का साइज़ अप्रोप्रिएट नहीं है और ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रहा। इसी तरह अगर हम एक और बैड पॉइंट को डिस्कस करें तो वो है टू मच ग्राफिक्स। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं इसके होम पेज में, जो कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बजाय एक इरिटेटिंग जो है चीज़ उसको शो कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह थर्ड बैड पॉइंट है टू मच इंफॉर्मेशन ऑन होम पेज, जो कि कंफ्यूजिंग भी है। अगर हम इस होम पेज को देखें तो इसके होम पेज पर एक जो है वो कॉन्टेस्ट है शॉर्ट फिल्म, उसके लिए एडवर्टाइज़ किया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो की गई है और बहुत कंजस्टेड जो है इंफॉर्मेशन है, जो कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हम मोस्टली इन चीज़ों को एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को सामने रखकर इसको एवेल्युएट मत कीजिए। हो सकता है कि एक लेमैन इसको देख रहा हो और वो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी कंजस्टेड इंफॉर्मेशन या ऐसे फॉन्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाए। इसी तरह एक और बैड पॉइंट है कि जो इस होम पेज की जो स्पेस है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया। अगर आप इस होम पेज को देखें तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो छोड़ी गई है, बजाय इसके इसको बेटर यूटिलाइज किया जा सकता था। यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस जो है वो दी जा सकती थी, कुछ ग्राफिकली चीज़ें मेंशन की जा सकती थी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्यूअर। तो क्या कुछ ग्राफिकली हो सकता था या क्या चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, उसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेप्स में। तो इस तरह एक और बैड पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिटेल से आगे इसकी एवेल्यूएशन और ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन में डिस्कस करेंगे, कि नेविगेशन जो है वेबसाइट की वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आप वेबसाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो आपको पता है कि एक वेबसाइट जो है इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, और वो वेब पेजेस हाइपर लिंक के थ्रू एक दूसरे से लिंक किए जाते हैं और फिर हम उन वेब पेजेस के दरमियान बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। तो एक बेटर नेविगेशन के लिए विद इन द वेबसाइट मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ पेजेस, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मूव करने के लिए नेविगेशन बड़ी कन्वीनियंट होनी चाहिए, बड़ी इजी होनी चाहिए। तो अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर कुछ होम पेज के और एक दो और पेजेस के अलावा प्रॉपर नेविगेशन नहीं है। कोई पेज के बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम का भी लिंक अवेलेबल नहीं है, सिवाय जैसे मैंने कहा कि होम पेज के या एक आध और पेज के। और इसके अलावा जो नेविगेशन की एक प्रॉपर हायरार्की होती है, या आपको करंटली आपका स्टेटस दिखाया जा रहा हो कि आप इस टाइम किस पेज पर हैं या किस मेन्यू के सब मेन्यू में है या किस पेज के लिंक में है, तो ऐसा यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं की गई।
इसी तरह ग्राफिकल और आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है और यूज़र इजीली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट की गई होती है। तो अगर आप इस पूरी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी ग्राफिकल इमेज या कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई आइकॉन किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया गया। जैसे ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है जो कि इसके डाउनलोड्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये पेज हमारे सामने आता है जिसमें डिफरेंट फाइल्स हैं जो डाउनलोड की जा सकती हैं यहाँ से फाइल डाउनलोड पे क्लिक करके। तो अगर आपने कुछ और वेबसाइट्स, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट स्पेशली देखी हो तो जहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन होती है वहाँ पर उसको ग्राफिकली भी एरो शेप से जो है वो रिप्रेजेंट किया होता है। और मोस्टली जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ जो फाइल डाउनलोडेबल होती हैं उनको ग्राफिकली मेंशन किया होता है कि वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है और डॉक्यूमेंट यानी वर्ड के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो हम उसको जिस फॉर्मेट में चाहे डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ यूज़र। तो एज सच यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल और आइकॉनिक अवेलेबल नहीं है। इसी तरह इस पूरी वेबसाइट में कोई सर्च बार और कोई प्रोग्राम फाइंडर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सर्च बार और प्रोग्राम फाइंडर अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम इसको किसी लेमन के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करते हैं साथ साथ जब हम किसी इंटरफेस के डिज़ाइन को एवेल्युएट कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक लेमन के लिए इट इज़ नॉट ऑलवेज क्वाइट पॉसिबल कि वो डिफरेंट मेन्यूज़ में जाके अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके, अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन फ़िल्टर कर सके। तो वो प्रेफर करता है कि अगर कहीं पे कोई सर्च बार, कोई प्रोग्राम फाइंडर अवेलेबल है तो वो अपने कीवर्ड्स एंटर करके वो चीज़ को जो है हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर कोई सर्च बार या कोई प्रोग्राम फाइंडर अवेलेबल नहीं है। स्क्रीन पर आपको मैंने इसके दो व्यू जो हैं वो शो किए हुए हैं, एक इसका टॉप व्यू है होम पेज का और बॉटम व्यू है, और ऐसा कोई जो है वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये तो कुछ इसके बैड पॉइंट्स थे जो हमने ओवरऑल डिस्कस किए। अब हम इनको ही इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको एवेल्युएट करेंगे, इस वेबसाइट की एवेल्यूशन करते हैं। तो जब हम इस किसी भी वेबसाइट की एवेल्यूशन की बात करते हैं तो देयर आर सम प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स, देयर आर सम प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर करने होते हैं कि अगर वो चीज़ें इस वेबसाइट में अवेलेबल है देन वेल एंड गुड, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसको मेंशन कर लेते हैं इसके फ्लॉज या इसके बैड पॉइंट्स के तौर पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट step, that is navigation. First point, that is navigation. As I discussed earlier, navigation is the most important component of a website. If there is easy and convenient navigation available in your website, then user can easily move back and forth और user better information easily जो है information आपकी वेबसाइट से ले सकता है। लेकिन इस वेबसाइट में ऐसा कोई जो है वो इजी नेविगेशन अवेलेबल नहीं है, कोई नेविगेशन क्लियर नहीं है और जो है जिससे यूज़र को करंटली स्टेटस या इस वेबसाइट की हायरार्की का भी आइडिया नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ जो नेविगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि क्या इंफॉर्मेशन लॉजिकली अरेंज है, यानी इस तरीके से इंफॉर्मेशन अरेंज है कि वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। अब अगर आप इस पेज को देखें जो आपके सामने है तो ये इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी स्कैटर्ड फॉर्म में है और इस इन्फॉर्मेशन को हर एक के लिए पढ़ना कोई इतना आसान नहीं है, बल्कि ये इस तरह से लग रहा है जैसे कि इस जो है ये सारी चीज़ें एक तरह से इस पेज पे थ्रो कर दी गई हैं, अरेंज नहीं की गई। कुछ जो है ग्राफिकल बुलेट्स या नंबरिंग वगैरह के थ्रू इनको मज़ीद कन्वीनियंट बनाया जा सकता था, इसको मज़ीद जो है ऐसा बनाया जा सकता था कि यूज़र इसको एट वन ग्लांस ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह नेविगेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पर हम उसकी नेविगेशन में पेजेस के दरमियान बैक एंड फोर्थ मूव करने की बात करते हैं, यानी हाइपरलिंक की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। तो वहाँ पर इस चीज़ को भी बड़े इम्पॉर्टेंटली जो है वो देखा जाता है कि इज़ देयर एनी ब्रोकन लिंक। तो इस वेबसाइट में हमें कुछ ब्रोकन लिंक्स भी मिले हैं।
ब्रोकन लिंक मीन कि आप किसी ऐसी चीज़ पर आपका माउस पॉइंटर जाता है जो कि आपको हाइपर लिंक शो कर रहा है, लेकिन उसको क्लिक करने पर कुछ ओपन नहीं होता, यानी उसका लिंक नहीं है किसी भी वेब पेज या किसी और जो है चीज़ के साथ। तो ये आप एक एग्जांपल है। अगर हम इसके फैकल्टी सर्च के पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके नाम पर अगर आप माउस पॉइंटर लेकर जाएं तो वो हाइपर लिंक के तौर पर अपना कलर चेंज करते हैं, माउस पॉइंटर भी चेंज होता है। आप उस पर क्लिक करें तो क्लिक भी होता है, लेकिन कोई पेज या कोई जो है वो लिंक ओपन नहीं होता। तो ये इसमें कुछ ब्रोकन लिंक्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर आप इनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, प्रोग्राम्स ऑफर्ड में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं वो ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। और अब जब इन ब्लू कलर्स में ऑफर्ड प्रोग्राम्स पर माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो अगेन ये अपना कलर भी चेंज करता है, माउस पॉइंटर भी चेंज होता है, बट अगेन कि उस पर क्लिक करने पर कोई भी फर्दर प्रोग्राम, फर्दर लिंक या फर्दर पेज ओपन नहीं होता। तो ये भी इस पेज पर भी हमें कुछ ब्रोकन लिंक्स मिले हैं। नेविगेशन के बाद वेबसाइट एवेल्युएशन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप या दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। कि इस पूरी वेबसाइट में कोई ऐसा पेज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो कि एक तो इररेलेवेंट हो या दूसरा जो क्लियर नहीं हो, उसका गोल, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो। तो ऐसे ही एक पेज आपके सामने है कि अगर यहाँ पर आप ORIC लिखा हुआ है, इसके बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगेन आपको याद रखना होगा कि हम इसको लेमैन पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इस ORIC को देखें तो ये किसका एब्रीविएशन है, ये किस लिए है, किस पर्पस के लिए है, तो इट इज़ नॉट ईजीली अंडरस्टैंडेबल इवन फॉर मी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है या ये ORIC है क्या चीज़, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं की गई है। ऑब्जेक्टिव के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि कवरेज होती है। कवरेज में ग्राफिक को सबसे पहले डिस्कस किया जाता है कि जो ग्राफिक स्कीम या कलर स्कीम यूज़ की गई है या जो ग्राफिक इमेजेस यूज़ किए गए हैं, क्या वो अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो होम पेज पर ग्राफिक इमेजेस यूज़ किए गए हैं वो अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस नहीं कर रहे, बल्कि अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं हमारी नज़र को। और अब यहाँ पे देखें कि अप्लाई ऑनलाइन आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है रेड कलर में। तो ये एक लिंक है, लेकिन वो सारे इमेजेस के दरमियान वो भी बिल्कुल इस तरह से मर्ज हुआ है कि वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कौन सा इसमें जो है वो जस्ट एक ग्राफिक इमेज है या कौन सा कोई लिंक हो सकता है। तो देयर आर टू मच ग्राफिक्स, टू मच हैवी ग्राफिक्स, और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रहे। इसी तरह होम पेज पर या किसी भी और पेज पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज, लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज। तो एक इसी तरह की एग्जांपल है यहाँ पे। इससे पहले हमने जिस तरह ORIC वाली एग्जांपल भी देखी, वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी जो है कंफ्यूजिंग थी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई थी, और उसमें से बहुत मुश्किल था एक लेमैन के लिए अपने रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना, एक्सट्रैक्ट करना। तो सेम इज़ द केस हियर। इसी तरह कवरेज के बाद एवेल्युएशन में राइटिंग स्टाइल की हम बात करते हैं। राइटिंग स्टाइल में फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़, ये चीज़ें बहुत मेंशन होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम अगर फ़ॉन्ट साइज़ को देखें या फ़ॉन्ट को देखें तो वेबसाइट में किसी भी जगह पर, इवन किसी बैनर में या किसी ग्राफिक इमेज में या किसी भी जगह पर ऐसा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ होना चाहिए जो क्लियरली रीडेबल ना हो। तो यहाँ पे हमें ये उर्दू में जो कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे हमने इसको पहले डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल भी जो है रीडेबल नहीं है। तो ये वेबसाइट की एवेल्युएशन में जो राइटिंग स्टाइल है उस कैटेगरी में आता है, और ये एक फ्लॉ है जिसको हम ठीक कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सेकंड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग स्टाइल में, डैट इज़ लैंग्वेज।
there must be appropriate language, there must be simple language, information in the website must be clear and precise, और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ की जाए जो एक स्पेसिफिक रीजन या एक स्पेसिफिक कंट्री के लोगों के लिए है। आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन देती हैं। जिस तरह फेसबुक को जब ओपन करते हैं तो उसके होम पेज पे ऑप्शन आ रही होती है कि आप उसको इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, फ्रेंच में, किसी और लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा फीचर वेबसाइट में ऐड कर देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर हम ऐसा फीचर ऐड नहीं कर सकते तो देन एटलीस्ट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज कहीं भी बिल्कुल अपनी वेबसाइट में यूज़ ना की जाए जो कि बहुत कुछ लोगों के लिए रीडेबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो ये इट इज़ नॉट कंपल्शन, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है ऐसा कि इस वेबसाइट को पाकिस्तान में बैठा जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं वो ही देखेंगे। कोई भी शख्स इसको बाहर से बैठ के भी देख सकता है, विज़िट कर सकता है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो जैसे ये एक कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है, तो ये जो उर्दू में चीज़ें मेंशन हुई हैं इसमें वो तरीका बताया गया है कि किस तरह इसको मेंशन जो है आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ राइटिंग स्टाइल में कि इस वेबसाइट में कहीं पे कोई ऐसी डेट मेंशन है जहां से पता चल रहा हो कि इसको कब लास्ट टाइम अपडेट किया गया था, जो कि बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए। तो हमें इस पूरी वेबसाइट में ऐसी कोई डेट नहीं मिली जहां पर लिखा हो कि इसको कब अपडेट किया गया था, लास्ट अपडेटेड ऑन फला डेट, ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पर आपको ये डेट मेंशन होती है जिससे अंदाज़ा होता है कि ये वेबसाइट कब अपडेट की गई थी, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी अपडेटेड है, वो पुरानी तो नहीं है। तो इससे यूज़र को बड़ा जो है प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद हम इस वेबसाइट की ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की तरफ चलते हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो है इसको 1990 में जैकब निल्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने 10 पॉइंट्स एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाए थे किसी भी इंटरफेस को जज करने के, किसी भी इंटरफेस को एवेल्युएट करने के। तो वही 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इस वेबसाइट पे, और देखेंगे कि उन 10 पॉइंट्स में से जो है कौन कौन सी चीज़ें इस वेबसाइट में अवेलेबल हैं और कौन सी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जब हम ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की बात करते हैं और जो चीज़ें मिसिंग होती हैं किसी भी वेबसाइट में अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, फिर हम उसकी सिवियरिटी का लेवल भी डिस्कस करते हैं कि उसकी सिवियरिटी कितनी है, क्या वो इतना उसका मिसिंग होना इतना ज़्यादा सीवियर है। तो उसकी 4 हमने जो है ग्रेडिंग की हुई है, 1 2 3 4, कि अगर वो नंबर 1 है उसका सीवियरिटी लेवल, यानी वो बिल्कुल भी उसको हम वो सीवियर नहीं है, वो चीज़ अगर मिसिंग है तो हम उसको टोटली इग्नोर कर सकते हैं। और लेवल 2 जो है वो हम उन चीज़ों को लेवल 2 में रखते हैं जिनको हम लो प्रायोरिटी पर उसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी 1 पे वो चीज़ें होंगी जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं, अगर वो चीज़ें इस वेबसाइट में नहीं है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और सीवियरिटी लेवल 2 में हम उन चीज़ों को रखते हैं कि जिनका होनी चाहिए लेकिन वो बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, लो प्रायोरिटी पे हम उसको रखकर जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। लेवल 3 जो है ये इसमें हम उन चीज़ों को रखते हैं कि जो इस वेबसाइट में नहीं है, और उनको हम हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं कि वो इसमें शामिल होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें इस वेबसाइट के डिज़ाइन में, इस इंटरफेस के डिज़ाइन में शामिल हो जाएं तो वो इसकी यूजेबिलिटी, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी इफ़ेक्टिवनेस, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती हैं। और लास्ट जो 4th ग्रेड हमने बनाया हुआ है, 4th ग्रेड है इसका सिवियरिटी का,
अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, इसमें हम वो उन चीज़ों को मेंशन करते हैं कि जो ऐसी कोई सीवियर मिस्टेक्स किसी वेबसाइट में हुई हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हैं या मिसलीड कर रही हैं किसी ऐसी मिसकंसेप्शन की तरह। तो लेट्स स्टार्ट दी ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन ऑफ दिस वेबसाइट यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावला कोट किया कि एक्चुअली हम कहाँ पर हैं इस वेबसाइट में। फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट, उसका सब मेन्यू है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज और उसमें बॉटनी पर है। तो यहाँ पे फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट, यहाँ तो ये इस तरह से ऊपर जो मेंशन है हायरार्की शो होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट का जो मेन्यू है ये एक्टिव होना चाहिए था, ये हाईलाइट होना चाहिए था बाकियों की निस्बत, यानी होम, मैसेजेस, एडमिशन, एडमिन, कैंपस, फैकल्टी सर्च, डाउनलोड्स, इन मेन्यूज़ की बजाय एज कम्पेयर टू दीज मेन्यूज़ फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट वाला मेन्यू जो है ये ज़्यादा बोल्ड हो सकता था, इसको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था, ज़्यादा विजिबल होना चाहिए था, ताकि हमें करंटली पता चलता कि हम किस स्टेटस पे हैं, हम वेबसाइट की हायरार्की में कहाँ पर हैं। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको अगर हम सिवियरिटी लेवल की बात करें तो हम इसको थर्ड लेवल पे रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है और ये होनी चाहिए, हर वेबसाइट में होनी चाहिए और इसको टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ में हम इसको इसलिए नहीं रखते क्योंकि ऐसा चीज़ में कोई सीवियर मिस्टेक नहीं है जो कि मिसकंसेप्शन या मिसलीड या मिस इन्फॉर्मेशन जो है क्रिएट कर रही है। तो थर्ड लेवल पे हम इसको रखते हैं कि इट शुड बी इंक्लूडेड in the website, active menu must be included in all the pages, navigation must be included in all the pages at top priority। अच्छा जी, उसके बाद ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का जो सेकंड स्टेप है वो है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, यानी आपकी वेबसाइट में या आपके इंटरफेस में ऐसी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए जो आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको ग्राफिकली या उसको पिक्चर से या आइकॉन से मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, ग्राफिक आर इजी टू रिमेंबर। जिस तरह हम अक्सर मैचेस वगैरह में देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है स्कोर वगैरह, उसको वो डिफरेंट ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं। तो उस स्कोर को पढ़ना, सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, और जब हम उस ग्राफ पर या उस पाई चार्ट पर या किसी बैट्समैन के वैगन व्हील पर एक नज़र डालते हैं तो एट वन ग्लांस वी कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, वी कैन ईजिली फिल्टर दी और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह जो है आइकॉन्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रियल वर्ल्ड जैसी होनी चाहिए, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके विंडोज़ के डेस्कटॉप पे एक रिसाइकल बिन है जो कि बिल्कुल एक बिन की शक्ल का है, और जो बिन का काम होता है वही जो रियल वर्ल्ड में बिन का काम है वही काम वहाँ पे उस आइकॉन का है। तो इट इज़ एक्चुअली मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। इसी तरह सिंस there is no such icons or graphical representation in this whole website as we discussed earlier, तो information भी जो है वो बड़ी scattered फॉर्म में है। यहाँ पर भी हम इसको प्रॉपरली अरेंज कर सकते थे बुलेट्स के थ्रू या किसी जो है छोटे मोटे आइकॉन्स के थ्रू, जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन, इसका लेआउट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता था दिखने में भी और समझने में भी। तो ये जो एक चीज़ मिसिंग है इसमें, इसका हम जो है सिवियरिटी लेवल अकॉर्डिंग टू मी इसका हम जो सेट करते हैं वो है लेवल 2। आइकॉन्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी देयर सो दैट यूजर माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इजीली। जी, उसके बाद यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। नेक्स्ट जो पॉइंट है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का वो है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। इस वेबसाइट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे यूज़र इजीली और फ्रीली चीज़ों को देख सकता है, मेंशन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो जिस तरह एक सर्च बार होती है अक्सर वेबसाइट में अवेलेबल होती है, तो सर्च बार अगर अवेलेबल हो तो उससे यूज़र थोड़ा जो है वो फ्रीडम फील करता है और उसको वेबसाइट पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। वो डिफरेंट मेन्यूज़ में किसी चीज़ को ढूंढने की बजाय, किसी चीज़ को तलाश करने की बजाय वहाँ से इजीली उसको देख सकता है। जिस तरह अक्सर हम
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल वगैरह में देखते हैं कि जो टूल बार होती है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो इजीली हम वहाँ से देखकर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और वहाँ से इजीली उसको यूज़ कर लेते हैं। हम ज़्यादा फ्रीली और ज़्यादा कंट्रोल फील करते हैं उन टूल बार के थ्रू। हालांकि उन टूल बार्स में सेम वही ऑप्शंस होती हैं जो ऊपर डिफरेंट मेन्यूज़ और उनके सब मेन्यूज़ में होती हैं। तो सेम इज़ दी केस है कि अगर हमारे पास कोई सर्च बार अवेलेबल है, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो कि मेन्यूज़ में डिफरेंट ऑप्शंस में से हमने ले के रखी है, तो यूज़र उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है बेहतर कंट्रोल फील कर सकता है। इसी सर्च बार के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी इस वेबसाइट की बात करें तो देयर इज़ नो सच अलर्ट्स और न्यूज़ अपडेट्स आर अवेलेबल इंक्लूडिंग सर्च बार और प्रोग्राम फाइंडर। ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जिससे यूज़र का कंट्रोल इस पर बढ़े। तो इस चीज़ को अगर हम इसके सिवियरिटी लेवल को देखें तो मैं इसको पर्सनली सेकंड लेवल पे रखता हूँ कि इन चीज़ों को क्योंकि इसके बगैर ये वेबसाइट ऑपरेट की जा सकती है, सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को इसमें ऐड कर दें तो इस वेबसाइट को ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा जो है यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है विद लो प्रायोरिटी। क्योंकि मैं इसको सेकंड लेवल पे रख रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी और चीज़ें हैं जिनको हमें इससे ज़्यादा प्रायोरिटी पर इसमें शामिल करना चाहिए। तो पोजीशनिंग का थोड़ा इशू है और हाइपरलिंक्स अंडरलाइन जो है वो नहीं है प्रॉपरली, तो इसको भी हम जो है थर्ड लेवल पे रखेंगे सिवियरिटी के। और क्योंकि ये कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो इनको हर वेबसाइट में एज इट इज़ फॉलो होना चाहिए। तो इसमें अगर कोई कमी बेशी है तो उसको हम टॉप प्रायोरिटी पर थर्ड लेवल पर उसको रखकर ठीक करना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होता है जी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का, वो है एरर प्रिवेंशन। तो एरर प्रिवेंशन मोस्टली हमें वहाँ पर हम इसको जज कर सकते हैं जहाँ यूज़र कुछ ऐसे डायनामिक फॉर्म्स अवेलेबल हों जहाँ यूज़र इंटरेक्ट कर सके। तो इस वेबसाइट में कोई इतने ज़्यादा जो है वो नहीं अवेलेबल, तो लेकिन ये एक फॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन एडमिशन का। तो इसकी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म का जो डाटा एंटर करके और कहीं दूसरे प्रोग्राम से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके उसका फॉन्ट वही था या फॉर्मेटिंग वगैरह, और इसके अलावा कुछ जो एरर्स हैं, जिस तरह यहाँ पे आपके सामने पासवर्ड एंटर किया और उसको 2 कैरेक्टर्स का था तो वो एरर मैसेज कर रहा है कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। या इसी तरह यहाँ पे देखें कि वो ऑटोफिल की ऑप्शन जो है, तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं एरर प्रिवेंशन में बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो ये चीज़ें इस वेबसाइट में पाई गई हैं। तो अगर एरर प्रिवेंशन के हवाले से बात करें तो दिस इज़ ओके, इसमें कोई एज सच इतना कोई फ्लॉ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का, वो है जी रिकग्निशन रेदर देन रिकॉल। अब इसमें वही चीज़ें हैं कुछ जिनको हम थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड ब्रेड क्रम्स एक टर्म यूज़ की जाती है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के हवाले से। ब्रेड क्रम्स मीन्स कि ये एक ऐसा वन लाइन टेक्स्ट होता है जो कि आपको पेज की लोकेशन शो करता है, आपकी वेबसाइट की हायरार्की शो करता है। अब देखें ये एक पेज आपके सामने है, इससे पहले हमने नेविगेशन में इससे मिलती जुलती चीज़ को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी थी कि एक तो आपका जो है पूरी करंट स्टेटस आपको बताना चाहिए कि आप वेबसाइट के इस टाइम किस जगह पर हैं, और दूसरा जो एक्टिव मेन्यूज़ हैं वो इसमें शामिल होने चाहिए। तो अब यहाँ पर कोई एक्टिव मेन्यूज़ नहीं, ये एक पेज हमारे सामने अवेलेबल है जो कि आपको हायरार्की तो शो नहीं कर रहा जैसे उसको करनी चाहिए, जैसे ऊपर मेंशन है कि इस टाइम हम एडमिशन्स के सब मेन्यू प्रोग्राम्स और प्रोग्राम के सब मेन्यू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में है। अब अगर आप इस स्क्रीनशॉट को देखें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वाला सब मेन्यू हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं पता चल रही कि ये सब मेन्यू किस मेन्यू का हिस्सा है। ठीक है, तो हमें ये जो है ना रिकॉल करना पड़ेगा बार बार कि हम एडमिशन से प्रोग्राम्स में आए थे और प्रोग्राम से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में है। तो इसको बजाय, इसको रिकॉल करने की बजाय ऐसी
हायरार्की और ऐसी जो है वो हमें एक रेफरेंस शो होना चाहिए पेज पर, चाहे वो एक्टिव मेन्यूज़ की शक्ल में हो या वो एक हायरार्की की शक्ल में हो, जिससे हमें बार पता चल रहा हो देखने में ही कि हम इस वक्त वेबसाइट की किस लोकेशन पर है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सिक्योरिटी लेवल 3 में आएगा और हमें इसको इस चीज़ को इस वेबसाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ हमें 2-3 जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। उसके बाद है जी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। किसी भी वेबसाइट की एफिशिएंसी या फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट कितनी यूज़र फ्रेंडली है, वो वेबसाइट अपने व्यूअर को कितना ईज़ प्रोवाइड कर रही है इन टर्म्स ऑफ फिल्टरिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो उसके हवाले से दो चीज़ें जो हैं होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें हमने देखा इस वेबसाइट में जो नहीं है, एक साइट मैप इसमें नहीं है, जो कि आपको अक्सर वेबसाइट्स में, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में या दूसरी वेबसाइट्स में भी आपको मिलता है साइट मैप, जो कि आपको एक पूरा उस वेबसाइट का शो कर रहा होता है कि इसमें इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और इसी तरह जो है रिसेंटली व्यूड अक्सर वेबसाइट में शामिल किया गया होता है कि जो टॉप सर्च होती है, टॉप ट्रेंड होता है, इस चीज़ों को मेंशन किया गया होता है। जिस तरह अगर आप यूट्यूब की एग्जांपल लें तो यूट्यूब का जब आप होम पेज खोलते हैं तो उसमें आपको जो है रेलेवेंट वीडियोस का भी टैब नज़र आ रहा होता है और आपको टॉप ट्रेंडिंग्स का भी नज़र आ रहा होता है, मोस्ट व्यूड का भी नज़र आ रहा होता है। तो इससे यूज़र की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाती है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली उस वेबसाइट में काम कर सकता है या उस वेबसाइट से ज़्यादा ईजिली इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको भी इसमें शामिल होना चाहिए, बट विद दी सिवियरिटी लेवल 2। नेक्स्ट है जी एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। जब हम ग्राफिकल इंटरफेस की बात करते हैं तो ग्राफिकल इंटरफेस में डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो एस्थेटिक हो और मिनिमलिस्ट हो, यानी ऐसा डिज़ाइन हो जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि ग्राफिकली चीज़ों को देखना, समझना, याद करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उस चीज़ को मिनिमलिस्ट, उस डिज़ाइन को बना सकते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं। इसकी जो है एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि हम जब जीमेल को यूज़ करते हैं तो जीमेल में वो 13 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा वो गूगल क्लासरूम है, मेल है और ड्राइव है, इस किस्म की। तो वो जो है शफल होते रहती हैं, हम उसमें से जिन ऑप्शंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो टॉप पे आ जाती हैं, जिनको कम यूज़ करते हैं वो जो है वो बॉटम पे चली जाती हैं। तो इस तरह उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली और उसको रिप्रेजेंट करके आइकॉन्स वगैरह के थ्रू उसको ज़्यादा एस्थेटिक और मिनिमलिस्ट बना सकते हैं अपने डिज़ाइन को। तो इस चीज़ को भी इसमें होना चाहिए, जो है इस वेबसाइट में शामिल होना चाहिए। इस वेबसाइट में डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा एस्थेटिक होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम जो है फ़िलहाल सिवियरिटी लेवल 2 में रख रहे हैं। उसके बाद हेल्प यूज़र रिकग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। तो इसमें भी इस वेबसाइट को हमने 2-3 तरीक़ों से टेस्ट किया। जिस तरह ये आपके सामने स्क्रीन पर एक एडमिशन पोर्टल है जिसमें वेबसाइट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो हमने इसमें ईमेल एड्रेस जो है एक इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करके देखा, जिसका एक प्रॉपर एरर मैसेज आया और वो एरर मैसेज क्लियर है और वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। और इस तरह हमने एक जो है वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर किया, लेकिन उसका रिकॉर्ड इनकी चूँकि डेटाबेस में अवेलेबल नहीं था या वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं था, तो जब उस ईमेल एड्रेस से लॉगिन करने की कोशिश की तो वो भी जो एरर मैसेज आया वो भी अंडरस्टैंडेबल है, ईजी लैंग्वेज में है कि दीज क्रीडेंशियल्स डोंट मैच आवर रिकॉर्ड्स। तो इस ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन के इस स्टेप में जो है इस वेबसाइट में ठीक है, कोई ऐसा कमी नहीं देखी गई। लास्ट
स्टेप है जी हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब हम हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें हेल्प का फीचर ज़रूर होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होती है। आप जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसके साथ यूज़र मैनुअल अवेलेबल होता है, वो यूज़र मैनुअल जो होता है वो भी एक्चुअली हेल्प के लिए होता है। इसी तरह जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जिसमें इंफॉर्मेशन डेस्क और फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फैक्ट्स मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिससे यूज़र जो है वो अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज पुट कर सकता है और वो फिर उसकी तरफ से उसको आंसर आ सकता है। इसी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन डेस्क अवेलेबल होता है जहाँ से हम कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये भी अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको जो है लाजमी इसमें शामिल होना चाहिए और इसका सिवियरिटी लेवल जो है वो मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन सारी चीज़ों को शामिल होना चाहिए। तो ये था जी व्यूअर हमारी इस यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट की वेबसाइट का डिज़ाइन, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हमने, उसके एवेलुएट किया और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी हमने ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन देखी, उसका सिवियरिटी लेवल चेक किया और कुछ अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हुई होंगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।